जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज पीरगुदा सन टाउन से एक दफ़ा फिर आपके सामने हम हाज़िर हैं। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट मुनसिफ जान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। आज क्योंकि वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, इनसे बात करेंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदालतों का जो निज़ाम है, एक आम बंदा अगर किसी भी जगह पे वो केस लेके किसी अदालत में जाता है तो वहाँ दो दो नस्लें वहाँ पे चली जाती हैं। लोग इंसाफ की तरफ देख रहे होते हैं, अदालतों की तरफ देख रहे होते हैं। तो आज एक कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे से इन्होंने वकालत का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरे ख्याल में पिछले 30 सालों से वकालत का इनका सिलसिला है। ख़ास तौर पर सिंध और कराची के अंदर इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर ख़ास तौर पर हज़ारेबाद लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया और कर भी रहे हैं। इनसे पूछेंगे। मुनसिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ लाए। बताइएगा कि ये जो निज़ाम है, लोग वकालत की तरफ, वकीलों की तरफ देख रहे होते हैं, अदालतों की तरफ देख रहे होते हैं, जज की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उनको इंसाफ मिलना और इंसाफ तक लेके जाना वकील का काम होता है। बताएं इस तमाम तरह चीज़ों के अंदर कसूरवार कौन है? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी बासित भाई, आपने मुझे इस मौजू पे मौका दिया। साकिब शाह सॉरी, बहुत मेहरबानी साकिब शाह साहब, आपने आज मुझे जो है ना यहाँ मौका दिया कि मैं स्पेशली पाकिस्तान के कानून पे बात कर सकूँ। देखिए, बात जो कर रहे हैं आप, इसमें सदाकत है कि केसेस में, स्पेशली सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में बहुत डिले होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके कसूरवार सिर्फ मैं नहीं समझता कि सिर्फ हम कानून को कह दें। ये देखें, मामला ये हैं कि 3 करोड़ की आबादी कराची में है, और 3 करोड़ की आबादी में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 26 से 30 थाने। अब 30 थानों में आप लोग तकसीम करें ना, इतने बड़ी आबादी में इतनी FIRs करती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर आगे अदालतें कितनी हैं। एक जज के पास बामुश्किल अगर आप केस ट्रायल करें तो एक दिन में 5 केस चला सकता है एक जज। लेकिन आप किसी एक जज की लिस्ट देखेंगे तो 100-150 की लिस्ट है। ये मैं क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूँ। अब सिविल केसेस जो हैं, 25-30 हज़ार केसेस हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट चले गए। आगे ना जज की बैठने की जगह है, ना प्रॉपर कोर्ट्स हैं, ना ही उनके पास अमला है, ना स्टेनो हैं, ना कंप्यूटर्स हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एक जज अगर 30 या 100 केस एक दिन में प्रोसीड करेगा तो उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं आना। तो इस तमाम तरह चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हुकूमत वक्त को भी देंगे कि एक तो उन्होंने जजेस भर्ती किए, लेकिन आगे अदालतें नहीं हैं, अमला नहीं है, पूरी सहूलियात नहीं है। अब एक जज फ्री माइंड होके अगर 5 से 10 केस चलाता है तो वो फैसले कर सकता है। लेकिन इसके लिए आप हाई कोर्ट को भी सोचना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी। आप सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक बेंच जब बैठता है तो वो 12 से 15 केस लगता है, सिर्फ 12 से 15, और उसमें लिखा हुआ होता है कि आज तारीख किसी सूरत में नहीं मिलेगी, केस चलेगा। तो उस केस का फैसला हो जाता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखें, मैं अपने केसेस बताता हूँ, 2021-20 के पड़े हुए हैं, अपीलें पड़ी हुई हैं, सिविल केसेस पड़े हुए हैं, लगते ही नहीं हैं। तो ये सारा, जिस तरह आपकी मेरी बात हो रही थी कि लोग भी बहुत से कहते हैं कि वकला डिले करते हैं या जजेस डिले करते हैं, ऐसा नहीं है। बर्डन ऑफ वर्क है, ना जज डिस्पोज कर सकता है, ना वकील इंसाफ कर सकता है अपने केस के साथ, और ना ही आपको पता है कि इस दौर में कभी बिजली नहीं है। वकील और जज घर जाए तो गैस ही नहीं है, अब पानी नहीं है, पूरे शहर में पानी का निज़ाम देख लें। कानून मौजूद है, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन अगर हो प्रॉपर, उसके ऊपर उसको देखा जाए काम को, तो वक्त पे तमाम फैसले आ सकते हैं। जैसे रेंट केस हैं, आज रेंट केस दाखिल करो तो वो 3 साल तक पेंडिंग रहता है, लेकिन पिछली जुडिशरी ने उसकी पॉलिसी ये बनाई थी कि 6 महीने के अंदर डिस्पोज करो। ऐसा हुआ है। तो बहुत से लोग इस चीज़ से नालां हैं जो अदालतों की तरफ नहीं जाते। वो इसी वजह से, शाह साहब जैसे आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि यार इधर ही मुकमुका कर लो, थाने से बाहर ही बाहर मुकमुका कर लो। किराएदार अगर ब्लैकमेल कर रहा है हमारे को तो यहाँ ही ब्लैकमेल हो जाओ, अगर मालिक ब्लैकमेल कर रहा है किराएदार को तो वो वहीं ब्लैकमेल हो जाए, कोर्टों की तरफ ना जाए। तो वो ये वजह है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये मामला चल रहा है। लेकिन आजकल आप एक चीज़ नोट करें, कराची में ई चलान आया है, हम सब लोग बेल्ट लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैंने रेट पिटिशन की है, उसमें बहुत नाइंसाफ़ी भी हो रही है। मतलब नाइंसाफ़ी अगर कहेंगे, यहाँ आपकी सब्जी मंडी से बस निकलती है, उसके लिए कानून है कि वो 30 की स्पीड से ऊपर नहीं चलेगी। जब वो 30 की स्पीड से नहीं चलेगी तो आप मुझे बताओ ना, टावर कितने बजे पहुँचेगी? 30 की स्पीड, बड़ा टाइम चाहिए होगा। 30 की स्पीड से ऊपर है तो चलान है। फिर माशाल्लाह चलान तो नाफिज कर दिए, लेकिन रोडों का खस्ता हाल देखो। रोड देख लो, रोड है ही नहीं है, मंजो दड़ो इन्होंने बनाया हुआ है, रोड है ही नहीं है, और कहीं प्रॉपर बस स्टॉप भी नहीं है, कोई टर्मिनल भी नहीं है। लेकिन चलान लाख के हैं, 50-50 हज़ार के हैं, 2-2 हज़ार के हैं, 20-20 हज़ार के हैं।
इसके खिलाफ भी पिटीशन आपने दायर की? बिल्कुल, मेरी ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से पिटीशनें पेंडिंग है, लेकिन अब देखें अदालतें भी क्या करेंगी। रोड तो नहीं बनवा सकती, ये तो हुकूमत का काम है। तो ये गैर कानूनी, जब तक आपकी हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी शेयर के साथ। अच्छा मुंसिफ भाई, एक और चीज़ बताइएगा कि ख़ास तौर पे आप तो ख़ुद वकील हैं, कानूनदान हैं, बताएं कि ख़ास तौर पे सिंध के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के साथ क्या होता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हुआ नहीं होता है, पुलिस की तरफ से एक नाजायज़ FIR उनके ऊपर कर दी जाती है। उस FIR को प्रूफ करने के लिए एक हमारे पास शिक है B क्लास ये होती है कि आप किसी भी कोर्ट का अगर टाइम ज़ाया करेंगे तो सामने वाले के ऊपर डायरेक्टली FIR होने का कानून है, यही है मेरे ख्याल में। लेकिन आज तक हमने तारीख में एक चीज़ सुनी है कि अब जैसे एक वाक़या आप ही मेरा केस देख रहे थे तो वो हमारी FIR C क्लास हो गई, बोला कि भाई B क्लास आज तक इस निज़ाम के अंदर हुई नहीं है। तो बताइएगा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, B क्लास है। जब भी कोई केस आदमी दाखिल करता है, उसको एविडेंस नहीं देता, प्रूफ नहीं करता, तो उसको जो IO को अख्तियार है कि उसके जो 173 की रिपोर्ट होती है, यानी जिसको हम चालान कहते हैं, उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा जज के सामने कि जनाब इस शख्स ने ये रिपोर्ट जो दाखिल की थी ये झूठी थी, इसने कोई एविडेंस नहीं दी, लिहाजा इसको डिक्लेयर किया जाए कि ये B क्लास में किया जाए। लेकिन सर देखें, तो वो जज जब ऑर्डर करता है B क्लास का, तो दिन जाके मजिस्ट्रेट जो IO होता है उनके खिलाफ एक्शन लेता है या कोर्ट एक्शन लेती है, B क्लास का एक्शन होता है। लेकिन सर हमने अक्सर देखा है कि IO अगर लिख भी देता है, B क्लास का चालान बना के पेश कर देता है, वहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो कभी भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई ये 1 साइडेड फैसला हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने इसको C क्लास पे ही लेके जाना है। जब भी आपका केस C क्लास जब हुआ तो उसको आप चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में कि ये C क्लास यानी कैंसल क्लास गलत हुआ है, इसको B क्लास होना चाहिए था। तो जब हाई कोर्ट के जजेस बारीकी से देखते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं कि हाँ इसको B क्लास में। अच्छा, इस चीज़ को जो अगर कोई मजिस्ट्रेट इसको C क्लास करता है, IO ने रिपोर्ट B क्लास की लिखी हो, तो वो हम हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं? आप हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ रिवीजन में CP में आप उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, तो हाई कोर्ट के जज जो हैं फिर उस पर गौर करेंगे, कानून देखेंगे, तो वो आपकी फेवर में भी आ सकता है फैसला B क्लास का। जी। तो दूसरा बताइएगा कि देखें कि इस तमाम तर चीज़ों के अंदर आपने जैसे बताया कि इसमें अदालतें कम हैं और केस मेरे ख्याल में आप 20 या 30 थानों का जिक्र कर रहे थे, हमने सुना है 110 थाने कराची के अंदर है, ऐसा नहीं है क्या? हो सकता है, क्योंकि मेरी अब जो प्रैक्टिस ज़्यादा हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की हो गई है, लेकिन पहले तो मेरे टाइम में तो कम थे थाने। लेकिन अभी 110 अगर थाना है, अदालतें वही है आपका, तो अदालतें वही है। अगर आपके थाने 130 भी हो गए, लेकिन आपकी डिस्ट्रिक्ट कितनी है कराची में? जी बिल्कुल। पहले तो देखें 4 डिस्ट्रिक्ट थी, अब मलीर भी हो गई, कुरंगी भी बना दी और वेस्ट भी बना दी, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट भी इतनी बन गई और आपके थाने, आपका एरिया कितना फैल गया। जी। कराची तो पहले सराबकोट से आगे तक था और अब नूरियाबाद तक चला गया है। जी। आपका थाना अभी ये जो आखिरी थाना जो है जिसको गडाब वगैरह लगता है। जी। तो अब मामला ये है कि बहुत बड़े बड़े एरिए हैं। एक SHO, आपको पता है SHO कैसे लगता है? जाहिर बात है, पैसे देके यहाँ तो बिकते हैं। अब मामला ये है कि जब जहाँ ये सिस्टम होगा तो क्राइम रेशो बढ़ेगा। जब क्राइम रेशो बढ़ेगा तो आपकी डिसेबिलिटी, उसमें हालात ख़राब होंगे, आपके अमन ख़राब होगा, और फिर जब हुकूमत वक्त चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर हुकूमत वक्त ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी देखें, बड़ी प्यारी माशाल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुंसिफ जान साहब आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे। तो बताइएगा सर, अभी ख़ास तौर पे वकला का उस दिन मैंने देखा है कि आप कोई वीडियोस बना रहे थे, इन्होंने कोई जगह अदालतों के लिए नाले पे किसी जगह पे आप खड़े थे, वो क्या था? कोई अदालतें शिफ्ट कर रहे हैं शहर के अंदर से? देखें, ये अदालतें जो कुरंगी की अदालतें हैं इंडस हॉस्पिटल के साथ, या फिर ये एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर अदालतें तैयार हैं। काफ़ी अरसे से काम चल रहा है वहाँ पर और तकरीबन तैयारी का मराइल मुकम्मल हो चुके हैं। तो शिफ्ट ना होने की क्या वजह है? शिफ्ट तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ना ही हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, ना ही हाई कोर्ट इंटरेस्ट ले रही है, और हम वकला तो चाहते ही नहीं है कि अदालतें तकसीम हों। अच्छा सर, बताइएगा कि कानूनदान आप हैं और जजों के होते हुए, वकला के होते हुए, ऐसा क्यों है कि हुकूमत के आगे आप लोग बेबस हैं? मसलन कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही, उस पूरी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जैसे आपने बोला कि अपना क्राइम की जो रेशियो है वो ज़्यादा है, थाने ज़्यादा हैं, अदालतें कम हैं, तो आप तमाम तर निज़ाम के साथ होते हुए, जज के होते हुए, वकील के होते हुए, क्यों ये ऐसा माहौल नहीं बनाते? क्यों हुकूमत वक्त के साथ बैठ के ये चीज़ें, इन मामलों को ख़त्म नहीं करवाते? क्या मसला असल में क्या है? नहीं, हकीकत में इस वक्त हुकूमत ने तो ऐसा कानून बना लिया है कि जजेस भी उनके ताबे आ गए, वकील तो पहले ही ताबे कर लिए थे उन्होंने। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं या लोअर जुडिशरी के जज हैं, वो हुकूमत के अंडर हैं। अब आपके हाई कोर्ट में जो जजेस लगते हैं हुकूमत के बगैर नहीं लगते। पहले तो चीफ जस्टिस मर्जी का मसलन के जज लगा देगी। अब जो भी जज लगने हैं अपनी मर्जी के पार्टियों के लग रहे हैं। तो मामला ये है कि जज बेचारा भी फिर जाहिर है किसी पार्टी की तरफ से अगर रिकमेंड हो गया आएगा तो थोड़ा सा ख्याल तो करेगा।
अच्छा मुंसिफ भाई बताइएगा, दुनिया के हिसाब से इस वक्त हम हमारी जो अदालतें हैं या इंसाफ का तकाजा है, हम कौन से नंबर पे हैं? नहीं, नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो है ना उस हिसाब से इंसाफ मुहैया नहीं कर रहे आवाम को जो करना चाहिए। ना ही हुकूमत कामयाब है इसमें, ना वकला कामयाब हैं। हम वकला की, मैं तो समझता हूँ तो हमारी बार की ड्यूटी थी। हम वकला जितने भी हैं, हमें आवाम की आवाज़ बनना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर उस इशू पे, वकील एक वाहिद ऐसी इंडिपेंडेंट अदारा है वकला का, जो हर अवामी तकलीफ़ को देखते हुए उनको इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए हम हुकूमत के भी खिलाफ खड़े होते हैं, हम जजेस के भी खिलाफ खड़े होते हैं, हम मार्शला के खिलाफ भी खड़े हुए। जब आइन की बात आई तो हम जेलें भी गए। लेकिन इस वक्त इंतहाई माजरत के साथ कि जो तमाम हुकूमतें हैं पाकिस्तान की, सूबाई हुकूमतें, वो जुडिशरी को अपने अंडर लेके चल रही हैं, वकला को साथ मिला के चल रहे हैं, वकला के ग्रुप बना दिए गए ग्रुप्स। वरना जब भी कोई आइन शिकनी होती थी, कोई आमिर आता था या कोई ऐसी ज़्यादती होती थी, तो वकला और तमाम बार एसोसिएशन सामने आ जाती थी कि नहीं, ये नहीं होने देंगे। अभी जैसे आपने कहा ना, जुडिशरी हमारा एक मौक़िफ़ आज भी है कि आप अदालतों को डिवाइड न करें। आप एक जगह जुडिशल कम्प्लेक्स बनाएं जहाँ पर तमाम अदालतें हों, लोगों को आसानी से अच्छा वकील मिल सके उनकी मर्ज़ी का, और वहाँ जजेस को भी फैसिलिटीज़ हों, वकला को भी फैसिलिटीज़ हों, और आवाम भी आसानी से पहुँचे। आप तकसीम कर दें जजों को, हर डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं, पावर दूर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको अच्छा वकील हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से वकील को लेके आएंगे, वो टाइम ही सारा वेस्ट हो जाएगा। तो जजेस के लिए, वकला के लिए, अगर ये एक, हमने आज नहीं, पहले भी जब हम बार काउंसिल का मेंबर था, उस वक्त भी हुकूमत को सजेशन दी थी कि एक जुडिशल कम्प्लेक्स हो। आप दहशतगर्दी की अदालतें कहीं हैं, नारकोटिक्स की कहीं हैं, क्रिमिनल कहीं हैं, सिविल कहीं हैं, और मॉडल कोर्ट जो बीच में बनी थी, मॉडल कोर्ट अभी भी चल रही है। कोई जजेस को स्पेशली उनको नोटिफाई किया जाता है कि मॉडल कोर्ट वो चल रही है, वो भी बड़ी जल्दी फैसले, अच्छा हुआ, वो भी बिल्कुल अच्छा हुआ, जल्दी फैसले हुए। तो इस तरह मेरा कहना ये था कि जो आपने बात कर दी थी वो नाले पे बनी है, तो मेरा मौक़िफ़ आज भी है, मेरी बार का भी यही मौक़िफ़ है, बार काउंसिल हो या बार एसोसिएशन हो, उनका यही मौक़िफ़ है कि अदालतों को आपको तकसीम करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आप इंसाफ प्रोवाइड करें, आप उनको जगह प्रॉपर दें, आप उनको स्टेनो दें, आप उनको कंप्यूटर दें। लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? हमारी आज भी FIR आ जाए, सूट आ जाए, वो पढ़ ही नहीं सकता कोई। लोग कंप्यूटराइज हो गए हैं, कंप्यूटर मुहैया किए जाएँ तमाम जजेस को। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी कानून में लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक पेज पे आ जाएं, और नीचे जुडिशरी को पॉलिसी दें। चौधरी इफ्तिखार ने पॉलिसी दी थी, तो वो पॉलिसी अभी भी चल रही है। अभी आपकी बेल एप्लीकेशन दाखिल होती है, पहले 2-2 साल चलती रहती थी, अब 3 दिन में फैसला है। 3 दिन में फैसला। रेंट केस में भी इसी तरह जल्दी है, और बहुत से आपके चेक के केसेस, मॉडल कोर्ट के केसेस बड़े स्पीड से चल रहे हैं। तो बहरहाल ये जो केसेस हैं, शाह साहब, हमारी भी कोशिश होगी, हुकूमत को भी हम कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ बेहतरी लाएं, मुश्किलात ना लेके जाएं। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आपको ब्रीफ़ किया। इनका कहना यह था कि जब चीज़ें आप अपने कंट्रोल कर लेंगे, जब चीज़ों को बेबस किया जाता है, जब आप किसी भी निज़ाम को बेबस करेंगे और कंट्रोल अपने हाथ में करेंगे, तो वहाँ इंसाफ का जो तकाज़ा है मेरे ख्याल में वो बहुत पीछे चला जाएगा। फिर मर्ज़ी के फैसले होते हैं, फिर जो भी हुकूमत आएगी अपने मर्ज़ी की जज लगाएगी, वकील जितनी भी मेहनत करे, क्योंकि कोई भी वकील कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा क्लाइंट हो, जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ, वो वीक हो। तो होता क्या है कि जब किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर लेंगे, कोई निज़ाम आप अपने हाथ में कर लेंगे, तो वहाँ वकील भी बेबस हो जाएंगे। क्यों कि वहाँ आपने अपनी मर्ज़ी का मनपसंद वहाँ पे जज लगाया होता है। वकला वहाँ पे मुझे बताएं कि क्या करेंगे कि जब बेबस हो के, जब वहाँ मर्ज़ी का फैसला आएगा, मर्ज़ी के वहाँ केस चलेंगे, तो मेरे ख्याल में इनके हाथ में भी वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है, एक कानूनदान हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि ये तमाम जो इंसाफ के अदारे हैं, ख़ासतौर पर हमारी अदालतें हैं, इनको कम से कम आप अपना जो काम है वो आप करने दें, और इन लोगों को अच्छे तरीके से, जिस तरह इंसाफ का निज़ाम है, ख़ासतौर पर इस वक्त आपने देखा होगा पूरे मुल्क के अंदर वकला किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर फ़ौरन वो एक्शन लेते हैं कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ होती है, जो इंसाफ के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन फिर इनको भी बेबस कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ इंसाफ जो बेहतरी की सोच रखता है, कोई भी वकील है, जज है, तो उसको हटा दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी के लोग वहाँ पर नाफिज कर दिए जाते हैं। और फिर इंसाफ इसी तरह हमारे मुल्क में होता रहेगा कि जिस तरह हमने पहले बात की कि फिर 2-2 नस्लें उस केस को भी देखती हैं, फिर कभी जज चेंज कर दिए जाते हैं। तो बताइएगा मुंसिफ भाई, इसमें क्या मसलन कि जिस तरह चीज़ें सारी कंट्रोल कर ली गई हैं, तो आप आगे का फ्यूचर बताएंगे लोगों के साथ क्या होने जा रहा है? फिर इसी तरह 10-10 साल आप 2-2 नस्लें आपकी चली जाएंगी मेरे ख्याल में, फिर इसी तरह उनको इंसाफ भी मिलेगा। देखिए जी, वकला जिस चीज़ को देख रहे हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, तो कुछ इतना रोशन मुस्तकबिल नहीं देख रहे। हमारे सामने 2 केसेस हैं। एक तारक जहांगीरी का केस इस्लामाबाद,
जस्टिस तारक जहांगीरी, एक जो थे हाई कोर्ट के दूसरे जज थे सिद्दीकी साहब। उन दोनों ने जब सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेन की, दोनों हाई कोर्ट के जजेस ने, कि जनाब हमसे अदालतों में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्शन लेती, बल्कि एक्शन ना लिया गया और उन दोनों जजेस को उनके ओहदों से हटा दिया गया। तो उसके बाद पूरी जुडिशरी में एक खौफ चला गया कि कोई भी जज अगर किसी हुकूमत वक्त के नहीं मानेगा तो हटा दिया जाएगा। तो 20 साल पहले या 30 साल पहले उसने जो मैट्रिक की है, उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है, जाली डिग्री हो जाएगी, डिग्री जाली हो गई, इस वजह से मैट्रिक ही नहीं की। तो यही तारक जहांगीरी के पास साथ भी हुआ कि उसने जो है ना, तो ये कहानी आ गई कि जब उसने LLB की थी तो एडमिट कार्ड किसी और का था, अब वो एडवोकेट जनरल रहा, नैब का प्रोसिक्यूटर रहा, वो जज रहा, उस वक्त कहीं नहीं था, बहरहाल आज आ गई। तो ये निज़ाम को जब ख़त्म किया जाता है, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो तो वहाँ सवालिया निशान आ जाता है। तो लिहाजा मुझे चाहिए, मेरी कौम को चाहिए और मेरे इस पाकिस्तानियों की जो हुकूमत चल रही है उनको चाहिए कि देखें, सबसे पहले हमारा मुल्क है। मुझे हुकूमत वक्त को और आवाम को चाहिए कि जो आवाम को इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, ये ना किया जाए कि मैनेज करके किसी के ख़िलाफ़ जुल्म किया जाए, किसी पे ज़्यादती की जाए, किसी की ज़मीन हड़प कर ली जाए, किसी का जो ऊपर FIR काट के उसका केस जो है ना उसको ज़मीन में डाल दिया जाए। ये काम जब करेंगे तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, अमन नहीं होगा। अगर हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो अदालती निज़ाम में बेहतरी लानी होगी। आवाम को ये मैसेज जाए ताकि कि हम जब अदालत जाएंगे, हम जब थाने जाएंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, तो उसी सूरत में हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुंसिफ जान साहब। तो देखें, ये तो इन्होंने बात की, एक कानून दान है। हमारा इस्लाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस कौम के अंदर अदल इंसाफ नहीं होगा, कौम का जिक्र वहाँ पे नहीं है, जिस ख़ानदान के अंदर, जिस हालांकि फ़र्द वाहिद का भी वहाँ पे जिक्र है, अगर किसी भी जगह पे इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जाएगा तो वो मुल्क, वो कौम, वो ख़ानदान, वो फ़र्द वाहिद जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा तो वो मेरे नबी का फरमान है कि वो कौम, वो ख़ानदान, वो लोग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो हम उन लोगों से जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, जो पावर के अंदर हैं, हम एक ही अपील करेंगे कि जो इंसाफ के तकाज़ों को जो चीज़ें पूरी नहीं करती हैं उनको खुदारा उनके रास्ते के हिसाब से, उनके नज़रिए के हिसाब से चलने दें कि इंसाफ के तकाज़े इस कौम के लिए जो लोगों ने उम्मीदें रखी होती हैं वो पूरी हों। वस्सलाम। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा शिरकत करेंगे। और हमारे इंतहाई मुखलिस और कानूनदान एक बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है मुंसिफ जान, जिनका नाम है, इन्होंने कौम ख़ास तौर पे अपने हज़ारेबाल कौम के लिए बहुत बड़ी जदोजहद की और बड़े अरसे से जदोजहद करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह पाक इन जैसे मुखलिस लोगों को, इन जैसे काबिल लोगों को, हमारे जो इस वक्त सियासतदान हैं या इस वक्त जो कानून बनाते हैं या जो नज़रिए रखते हैं, इन जैसे लोगों से अगर वो राय लेंगे, मुखलिस लोगों से अगर वो तरीक़ाकार पूछेंगे तो ये लोग उनको सीधा रास्ता भी दिखाएंगे और उस रास्ते पर ये कभी नहीं लेके जाएंगे कि जो गुमराह करने वाला रास्ता हो, जो इस कौम को नीचे लाने वाला, जो इंसाफ को नीचे लाने वाला निज़ाम हो। इंशाल्लाह जब इन लोगों से आप कोई मकसद की बात पूछेंगे, जो नज़रिए की बात पूछेंगे, जो पावर वाली बात पूछेंगे, इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन गाइड करेंगे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। वस्सलाम।